नमस्ते। माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोज़ल। व्हाट इज़ नोज़ल? नोज़ल इज़ डक्ट ऑफ स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया in which a steadily flowing fluid can be made to accelerate by a pressure drop along the duct. नोज़ल जो होता है वो एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का डक्ट होता है जिसमें जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो स्टेडली फ्लो होता है और उसे प्रेशर ड्रॉप के ज़रिए काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ की जाती है। नोज़ल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्टीम एंड गैस टर्बाइंस में। स्टीम एंड गैस टर्बाइन में जो नोज़ल का यूज़ होता है, टर्बाइंस में वो जनरली यूज़ होता है स्टीम के लिए। अगर है तो जो स्टीम आ रही है बॉयलर से, उस स्टीम को जो हाई प्रेशर पर है उसे काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई करने के लिए, उसका प्रेशर ड्रॉप करने के लिए नोज़ल्स का यूज़ होता है। ऐसे ही गैस टर्बाइन में जो हाई कंप्रेस्ड गैस है या जो हाई कंप्रेस्ड एयर है उसका प्रेशर ड्रॉप करने के लिए और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए नोज़ल्स का यूज़ होता है। जेट इंजन्स में टू इंक्रीज देयर वेलोसिटी, रॉकेट मोटर्स में एंड फ्लो मेजरमेंट में। Diffuser. When a fluid is deaccelerated in a duct causing a rise in pressure along the stream, then the duct is called diffuser. अगर किसी डक्ट में जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ अगर हमें प्रेशर इंक्रीज़ करना है, जस्ट अपोजिट टू नोज़ल, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो वहाँ जो डक्ट का यूज़ होगा वो डिफ्यूज़र कहलाता है। Two applications in practice in which a diffuser is used, जहाँ डिफ्यूज़र यूज़ हो रहा है, the centrifugal compressor and ramjet. Now what is one dimensional flow? In one dimensional flow, it is assumed that the fluid velocity and the fluid properties change only in the direction of flow. As the name suggests, this is one dimensional flow जिसमें जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो सिर्फ फ्लो की डायरेक्शन में ही बदलती हैं। दिस मीन्स दैट द फ्लूइड वेलोसिटी इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट एट ए मीन वैल्यू अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ डक्ट। नोज़ल शेप, नोज़ल शेप किस तरीके की होती है? कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट। इसमें जो अप्लाई होती है दैट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं जहाँ पर उसका प्रेशर P1 है, एंथैल्पी H1 है और वेलोसिटी C1 है। वहीं कहीं बीच में सेकेंड पॉइंट मानते हैं x डिस्टेंस पर, जहाँ पे प्रेशर P है, वेलोसिटी C है और एंथैल्पी H है। जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं देन इट इज़ H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन T2 इज इक्वल्स टू H प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर, और जब अंडर रूट लेंगे C इक्वल्स टू अंडर रूट 2 H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर। If the area at section XX is A and the specific volume is V, then we will use mass flow equation. Now what is mass flow equation? M dot is equals to CA upon V. यहाँ C velocity of steam, A area cross sectional area of duct, V specific volume. Area per unit mass flow, then area A upon m dot is equals to V upon C. यहाँ से हम C की वैल्यू जो है, जो हमने अभी डिराइव करी थी, वो C की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो एरिया पर यूनिट मास फ्लो जो आएगा दैट इज़ V अपॉन अंडर रूट 2 H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर।
अब हमें इस डक्ट में कहीं भी एक्स एक्स सेक्शन पर जो स्ट्रीम फ्लो हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता करनी है तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है जो हम उसमें इवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम V and enthalpy H. For evaluating specific volume and enthalpy, we must know the progress undergone between section 1 to section XX. Ideal frictionless case में क्या होता है? Since the flow is adiabatic and reversible, जो ideal frictionless case जो होता है उसमें जो flow होता है वो adiabatic reversible यानी reversible adiabatic flow होता है जिसे isentropic process कहा जाता है. तो जो ये पूरी प्रोसेस जाएगी that is isentropic process. Cross sectional area, velocity, specific volume, इन सब में क्या क्या चेंजेस होते हैं विद द चेंज ऑफ प्रेशर थ्रू द नोजल, ये हम देखते हैं. यहाँ हमने एक ग्राफ लिया है बिटवीन मास फ्लो रेट एंड प्रेशर. P1 pressure, that is higher pressure, P2 is lower pressure because at the entering of the nozzle there is a higher pressure and the work of this nozzle is to drop pressure and to increase kinetic energy. So the P2 is less than P1. P2 जो है वो P1 से कम होगा. इस कंडीशन में जो एरिया है जैसे जैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा एरिया कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट आने के बाद में वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. जहाँ एरिया सबसे कम होता है दैट इज कॉल्ड थ्रोट और नेक इन दैट नोजल. वेलोसिटी जो है जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी. स्पेसिफिक वॉल्यूम में धीरे धीरे इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा विद द डिक्रीज इन प्रेशर कुछ डिस्टेंस तक और उसके बाद में उसमें एकदम इंस्टेंट इंक्रीज होगा. When we increase less rapidly than C, then the area decreases. When we increases more rapidly than C, then the area increases. A nozzle in which area varies is called convergent divergent nozzle. वो nozzle जिसमें जो area है वो vary करता है, पहले increase होता है फिर decrease होता है और फिर increase होता है. ऐसा जो नोजल होता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल. शेप ऑफ टिपिकल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, उसकी जो शेप होती है तो पहले कन्वर्जेंट शेप होती है देन थ्रोट होता है उसके बाद में डाइवर्जेंट नोजल होता है. थ्रोट क्या होता है? द सेक्शन ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड थ्रोट. वो हिस्सा या वो सेक्शन जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम हो जाता है that is called throat. Velocity at throat of nozzle operating at design pressure ratio is the velocity of sound. Flow up to throat is subsonic. throat तक जो flow होता है that is subsonic और throat के बाद में जो flow होता है that is supersonic. supersonic इसलिए क्योंकि throat के बाद में जो pressure drop होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा pressure drop हो जाता है, kinetic energy बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती है जो फ्लो होता है वो सुपरसोनिक में आ जाता है. सबसोनिक मीन्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड सुपरसोनिक इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट ओवर ए वाइड प्रेशर रेंज, देयरफॉर नोजल्स फॉर लिक्विड आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. लिक्विड के लिए जो नोजल का यूज़ किया जाता है they are always convergent because specific volume of liquid is nearly constant always. Now what is critical pressure ratio? Ratio of pressure at the section where sonic velocity is attained to the inlet pressure of nozzle is called critical pressure ratio. critical pressure ratio जो है वो pressure ratio होता है उन प्रेशर्स का जहाँ सोनिक वेलोसिटी से इनलेट प्रेशर का रेशियो होता है. यही रेशियो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है. एरिया पर यूनिट मास फ्लो A अपॉन m डॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन C. ये इक्वेशन हमारी थी अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन.
यहाँ से हमने C की वैल्यू निकाली थी √2H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर. इफ C1 इज वेरी वेरी लेस देन C, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर हायर है, वेलोसिटी लोअर है, आगे जाकर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है. तो हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि इफ़ C1 इज़ वेरी वेरी लेस देन C, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग C1, C इज इक्वल्स टू √2H1 माइनस H. देन अब हम वैल्यू पुट करेंगे C की. A अपॉन एम डॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन C इज इक्वल्स टू V अपॉन √2H1 माइनस H. फॉर परफेक्ट गैस H इज इक्वल्स टू CPT. यहाँ जो CP है ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. A अपॉन एम डॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन C इज इक्वल्स टू V अपॉन √2CP T1 माइनस T. यहाँ से हम T1 कॉमन लेंगे, V अपॉन √2CP T1 1 माइनस T अपॉन T1. फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस की जो इक्वेशन होती है दैट इज PV इज इक्वल्स टू RT. यहाँ से V की वैल्यू आएगी RT अपॉन P. वैल्यू पुट करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की. A अपॉन एम डॉट इज इक्वल्स टू RT अपॉन P √2CP T1 1 माइनस T अपॉन T1. फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉर ए परफेक्ट गैस, यही इक्वेशन अगर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में अगर लगाते हैं तो T अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यहाँ हम P अपॉन P1 दैट इज़ क्रिटिकल प्रेशर रेशो, इसे हम वैल्यू रखते हैं X. तो जो हमारी इक्वेशन बनती है दैट इज़ T अपॉन T1 इज इक्वल्स टू X पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यहाँ से P की वैल्यू X P1 बिकॉज P अपॉन P1 वॉज X, सो P इज इक्वल्स टू X P1. then T is equals to T1 X पावर गामा माइनस 1 अपन गामा. यहाँ से जब ये वैल्यू जो T की ये वैल्यू है ये रखेंगे तो T अपॉन T1 इज इक्वल्स टू X गामा माइनस 1 अपॉन गामा. इस इक्वेशन को हमारे जो पहले इक्वेशन आई थी उसमें पुट करेंगे, आएगी A अपॉन एम डॉट इज इक्वल्स टू RT1X पावर गामा माइनस अपॉन गामा. और यहाँ से जो जो वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं उन्हें एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट करके जो जो वेरिएबल्स हैं उन्हें जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो इक्वेशन हमें मिलती है दैट इज़ A अपॉन एम डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन √X की पावर 2 अपॉन गामा माइनस X की पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर रेशियो फॉर विच द एरिया इज मिनिमम. अब हमें प्रेशर रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ एरिया मिनिमम हो. तो जो ये हमारी इक्वेशन आई है उसे हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे. d अपॉन dx 1 अपॉन x की पावर 2 अपॉन गामा माइनस x पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 0. और जब इस इक्वेशन को टोटल सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. यहाँ पर x की जगह पर हम वापस से क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू रख देते हैं. देन P अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज़ 1.4. तो वैल्यू पुट करेंगे P अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 पावर 1.4 अपॉन 0.4. तो वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.5283. दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर एयर. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गामा इज इक्वल्स टू 1.3. वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और सॉल्व करेंगे तब जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.5457. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 10 बार द कन्वर्जेंट नोजल रिक्वायर बैक प्रेशर ऑफ 5.457 बार फॉर सोनिक वेलोसिटी एट एग्जिट. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 10 बार पर है कन्वर्जेंट नोजल में, उसे सोनिक फ्लो पर एग्जिट करने के लिए जो बैक प्रेशर है
वो 5.457 का बार का रिक्वायर होगा। यहाँ से क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो अगर हम निकालते हैं तो अभी हमारी जो वैल्यू आई थी टेम्परेचर रेशो की और प्रेशर रेशो की, दैट इज T/T1 इज इक्वल्स टू P/P1 पावर गामा -1 अपॉन गामा। वैल्यू पुट करेंगे 2/γ+1। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर रेशो की वैल्यू मिली 2/γ+1। ओके, थैंक यू।